Good morning, students. In the last period, we had learned about the Western philosophers René Descartes, George William Friedrich Hegel, and George William, okay, and Voltaire. We had learned about the three scholars, and in this period, we will going to learn about the Leopold van Ranke, Karl Marx, and Michael Foucault as well. So, Leopold van Ranke in between 1795 to 1886. What he was, give his contribution in the historiography. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of the Leopold van Ranke of Berlin University. बर्लिन ये जर्मनी में है और ये जो 19th सेंचुरी का जो एरा था उस पीरियड में लियोपोल्ड वैन रैंके से प्रभावित था। उनका ऐसा मानना था कि ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ही पुट एम्फेसिस ऑन द utmost important information gathered through original document. He also stated that all type of document associated with the historical event need to be examined with a great care. उनका सीधा मानना था कि जब भी आप हिस्टोग्राफी लिखते हो तो आप जिस डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उस डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी पूरी तरीके से उसको एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। वो जिस स्वरूप में उसको वैसे के वैसे ही आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इस ऐसे मानने वाले ये एक थिंकर्स थे। ही बिलीव दैट दिस मेथड इज़ वॉट पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। उनका ऐसा मानना था कि इस तरीके से अगर आप हिस्टोग्राफी लिखते हो तो आप एक सही हिस्टोग्राफी लिख पाओगे और हिस्टोरिकल ट्रुथ तक आप पहुंच पाओगे। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। Collection of his article is published in the two books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. उनका सीधा मानना था कि इमेजिनेटिव बहुत सारे हिस्टोग्राफर फिलोसोफर अगर आप इमेजिनेटिव रहते हो या इमेजिनेशन से आप हिस्टोग्राफी लिखते हो तो दैट विल नॉट प्रूव, दैट विल नॉट ट्रूथ। अगर आपको सही हिस्ट्री लिखना है तो आपको उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। ऐसे मानने वाले ये एक थिंकर थे और उन्होंने ये सारी आर्टिकल्स अपने बुक्स में लिखे जिनके दो बहुत फेमस बुक्स है, द थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। देन आफ्टर कार्ल मार्क्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वेल नोन फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न कंट्री, कार्ल मार्क्स 1818 to 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thoughts arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. स्कूल बोले तो ग्रुप ऑफ पीपल, एक सोच रखने वाला, किसी एक सोच को फॉलो करने वाला जो एक ग्रुप होता है लोगों का, उसको स्कूल बोला गया है यहाँ पे। तो कार्ल मार्क्स ने जो सोच रखी थी स्पेशली फॉर द हिस्टोग्राफी, इसको मानने वाला भी एक ग्रुप था। इस वजह से इसको न्यू स्कूल थॉट्स अराउज कीपिंग इन व्यू द न्यू थेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल मार्क्स को फॉलो करने वाले जो लोग थे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। उनका ऐसा मानना था कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता हिस्ट्री। इसमें रियलिटी को ज़्यादा महत्व दिया गया है उन्होंने, मतलब भावनात्मक चीज़ों को ना महत्व देते हुए जो एग्जैक्टली चीज़ें ह्यूमन लाइफ से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको वैसे के वैसे पेश करनी चाहिए। हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। एक जिंदा लोगों की लाइफ के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ द प्रेवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द मीट दोज नीड्स। देखिए, जब सोशल में दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा कमाने के साधन बहुत ज़्यादा होते, कुछ ज़्यादा अमीर होते, और कुछ लोगों के पास पैसे कमाने के साधन कम होते हैं या उनकी कमाई कम होती है। तो ऑब्वियसली दो ग्रुप सोसाइटी में गिर जाते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है जो मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन पैसा है तो ऑब्वियसली सोसाइटी में उसका वेट ज़्यादा रहेगा, और जो गरीब ग्रुप है या जो जिसके पास मीन्स ऑफ अर्निंग कम है, ऑब्वियसली उनका उतना स्टेटस या उतना उनका वेटेज उस ग्रुप में नहीं रहेगा। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है ऑब्वियसली सोसाइटी में उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा और उसी का ही उस सोसाइटी में चलेगा भी। तो ये जो चीज़ें हैं इस वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। तो ऑब्वियसली दो टाइप के ग्रुप उसमें क्रिएट हो जाएंगे। प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स
टू डिफरेंट स्टाटा ऑफ द सोसाइटी. स्टाटा बोले तो ग्रुप may not be equal. दिस इनक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस. और इस वजह से सोसाइटी के दो क्लास गिर जाते हैं, मतलब एक अमीर गरीब जैसा हम बोल सकते हैं. इस तरीके के दो क्लासेस गिर जाते हैं, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल. इन दो क्लासेस में स्ट्रगल तैयार होती है. एक क्लास जो खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, दूसरे क्लास से जिसके जो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली एकदम पावरफुल है. इन चीज़ों को हिस्टोग्राफी में लिखने की और इसको ज़्यादा महत्व देने की कोशिश कार्ल मार्क्स ने की है. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. उनका ये मानना था कि एक्चुअली ह्यूमन हिस्ट्री जो है ये क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री. एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास है. जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल है वो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली जो पुअर है या इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है उसकी एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइट करते हैं उनको. और ये सारी चीज़ें उन्होंने दास कैपिटल नाम की अपने बुक में भी लिखी है. ट्रेटाइज रिटन बाय हिम इज़ द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने अपने दास कैपिटल की बुक में इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है. देन आफ्टर एनल स्कूल्स एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century a new schools of historiography arose in the France. 20th सेंचुरी के एंड में एक अलग ग्रुप जो था वो फ्रांस में क्रिएट हुआ है जिसको एनल स्कूल कहा गया है. एनल स्कूल्स गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री. इन्होंने हिस्टोग्राफी को एक नया डायरेक्शन दिया है. इट वॉज recognized now that history is not only about the political event, king, great leaders and according to politics, diplomacy and war, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division and their collective psychology etc. इनका मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ मतलब पॉलिटिकल इवेंट से ही रिलेटेड नहीं होनी चाहिए तो बल्कि ऑल सेक्शंस, उस समय के सारे सेक्शंस को उसमें इंक्लूड होना चाहिए. कि पॉलिटिकल इवेंट ही नहीं, राजा महाराजा उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ही ना होते हुए कि लोकल पीपल क्या रहन सहन कैसा था, उस समय का क्लाइमेट कैसा था, एग्रीकल्चरल कैसे थे, ट्रेड के क्या क्या तरीके थे, ये सारी चीज़ें को इंक्लूड करना चाहिए. टेक्नोलॉजी होगी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा, सोशल डिवीजन मतलब ऊंच नीच, ये सारी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसा मानना एनल स्कूल्स के लोगों का था. इन द हिस्टोरिकल टाइम्स द एनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन. और इस तरीके की हिस्टोग्राफी जो शुरू की थी वो फ्रेंच हिस्टोरियंस ने की थी. उसके बाद फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जिसमें वुमेंस को उन्होंने एक सेंटर दिया है. वुमेंस की लाइफ को सेंटर में रखकर हिस्टोग्राफी लिखे, ऐसे हिस्टोग्राफी को फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहा गया है. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन. वुमन की दृष्टि से, वुमन की लाइफ की दृष्टि से जिसमें लिखा गया है, ऐसे हिस्ट्री को वुमेंस फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहा गया है. द राइटिंग ऑफ द साइमन डी ब्यूअर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंट्स ऑफ फेमिनिज्म. शी वॉज फ्रेंच. एक राइटर है लेडी राइटर साइमन डी ब्यूअर, इन्होंने इसको फोकस किया है और उन्होंने अपने इस मोमेंट को चलाया है. शी वॉज फ्रेंच, शी बिलोंग्स टू फ्रेंच. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of the woman in history but also on the rethinking on the male-dominated perspective of the history. उन्होंने सिर्फ अपने वुमन को ही महत्व ना देते हुए पुरुषों के बारे में, पुरुषों का जो डोमिनेशन होता है स्त्रियों के ऊपर, उसके बारे में भी अपनी हिस्टोग्राफी में लिखा है. इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू focus in depth of various aspects of women's life such as their employment, their role in trade union, institution, working for their cause, their family life etc. उन्होंने वुमेन की सारी लाइफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उनके काम धंधे के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके इंस्टीट्यूट में, उनके सोशल स्टेटस के बारे में भी उन्होंने अपने हिस्टोग्राफी में लिखने की कोशिश की, एंड देयर फैमिली लाइफ एज वेल. In the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class. और इसी वजह से 1990 के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें वुमेन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है. And the very last and very important philosopher of Western countries, Michael Foucault, 1926 to 1984. The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept in historiography. उन्होंने एक नई concept हिस्टोग्राफी लाई है. He in his book Archaeology of Knowledge argued the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. उन्होंने सीधा कहा है कि एक इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिख के छोड़ दे तो दैट इज़ नॉट राइट, बस आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. He drew attention to the fact
that archaeology does not strive to reach the ultimate historical but attempt to explain various transition in the past. उनका ऐसा मानना था कि कुछ चीज़ें आपके पास प्रूफली आपको मिली है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिली है, बट आर्कोलॉजी के हिसाब से अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख कर आप हिस्टोग्राफी करते हो, पर इससे एग्जैक्टली पोजीशन या सच सामने नहीं आता है. Foucault felt that explaining the transition in the history is more important. उनका ऐसा मानना था कि ट्रांजिशंस को ध्यान दीजिए, ट्रांजिशंस क्या है इसको इंपॉर्टेंस दीजिए. ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और इसी को उन्होंने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज भी कहा गया है. Foucault subjected the so far acknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. उन्होंने हिस्टोग्राफी की एक जो एरिया था उसको एक्सपैंड किया है. कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हिस्ट्री लिखा करते थे, बट मैकल फोकट के सोच के बाद उनका जो एरिया था, सोच थी, वो थोड़ी एक्सपैंड हुई है. जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर भी आप हिस्टोग्राफी लिख सकते हो, साइंस ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी आप हिस्टोग्राफी लिख सकते हो. उस समय के प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जेल में लोगों को कैसे रखा जाता था, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता था, इस तरीके के भी आप एनालिसिस कर सकते हो हिस्ट्री में. The scope of historiography kept continuously expanding, writing of histories of various subjects like literature, agriculture, sculpture, drawing, painting, music, dance, drama, film and television etc. came into practice. और इसके चलते लैटरली जो हिस्टोग्राफर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपनी जो हिस्टोग्राफी की एरिया था उसको एक्सपैंड किया. हर एक सब्जेक्ट पे वो रिसर्च करने लगे और हिस्टोग्राफी करने लगे. जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू practice. So I hope you understand greatly this lesson, हिस्टोग्राफी डेवलप इन द वेस्ट. बहुत सारे फिलोसॉफर्स, थिंकर्स के बारे में हम लोगों ने इस लेसन में देखा है. और नेक्स्ट लेसन जो है हिस्टोग्राफी इन द इंडियन ट्रेडिशन वी विल डिस्कस इन द फर्दर चैप्टर.